नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, अक्सर ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग की हम बातें करते हैं, उसे आगे बढ़ाने की चर्चाएं करते हैं, लेकिन धरातल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कम ही लोग हैं जो सामने आ पाते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं आज के हमारे बीच के उपस्थित अतिथि। तो देर नहीं करते हुए आपको मिलवाते हैं ऑर्गेनिश अफेयर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर सुमित परिवाल जी से। तो सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सुमित जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे ऑर्गेनिश अफेयर्स एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम काफ़ी लंबा चौड़ा लग रहा है। क्या कंसेप्ट रहा था इस नाम को रखने के पीछे का? तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो हमारा यही था कि व्हेन वी स्टार्टेड हम चाहते थे कि वी वांटेड टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन रिगार्ड्स टू ऑर्गेनिक, और हमारा ये भी मोटिव था कि फार्मर्स को राइट प्राइस दिया जाए। जब हमने शुरू किया वे बैक इन 2013, जब व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम, मैं एक्चुअली आईटी बैकग्राउंड से हूँ, देन मैंने फाइनेंस का भी किया है। सो ना आफ्टर दैट मैं शिफ्ट किया फार्मिंग सेक्टर में, thinking about certain aspects. उस समय फार्मिंग सेक्टर was in a mess, was and still is not in a very good state। अभी भी हमारे फार्मर्स को राइट प्राइस नहीं मिलता है, फार्मर्स को गुड मार्केट नहीं मिलती है, फार्मर्स जो राइट प्रोड्यूस है, जो राइट मार्केट है, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाती थी। तो मैंने एक्सटेंसिवली वेस्ट बंगाल में काफ़ी टाइम बिताया विद द फार्मिंग कम्युनिटी। वेस्ट बंगाल में एक्सटेंसिवली आपने टाइम क्यों बिताया? वेस्ट बंगाल में बिकॉज वहीं से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है। तो 2013 में मैं कैलकाटा में था, आई वाज इन कैलकाटा। मैंने ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सर्टिफिकेशंस प्रोग्राम के अंडर आई वाज वन ऑफ द सर्टिफाइड स्टॉक एनालिस्ट। तो बट अब दैट वाज नॉट फुलफिलिंग फॉर मी। मेरे को कुछ चाहिए था विच वाज इकिगाई, जिसको आप बोलते हैं जापानीज़ में, इकिगाई भी बोलते हैं हम, समथिंग फुलफिलिंग जो अपने लिए भी हम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं, समथिंग विच हैज़ एक सस्टेनेबल कुछ रहे, मीनिंग ऑफ लाइफ। आई वांटेड अ मीनिंग आउट ऑफ माय लाइफ, आई वाज लुकिंग फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ बेसिकली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप सर्टिफाइड प्रोफेशनल के तौर पे काम कर रहे थे। जी। तो बहुत लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और आप ऑलरेडी उस स्टेज पे थे। जी। तो फिर वहाँ से क्या माइंड में ऐसा आया कि आपको लगा कि मुझे मूव ऑन करना है? नहीं तो वही मेरे को कुछ, आई वांटेड समथिंग कि समथिंग जो एक सस्टेनेबली मेरे लाइफ में प्रोड्यूस कर पाऊँ, एक अपना लाइफ का जो है एक मोटिव, एक वो पूरा कर पाऊँ। मतलब मेरा लाइफ एक ऐसा रहे कि इट शुड हैव अ मीनिंग, एक मीनिंगफुल लाइफ मेरे को चाहिए था अल्टीमेटली। सो एग्रीकल्चर वाज वन ऑफ द सेक्टर विच वाज इन अ डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में थी है पर्टिकुलरली। किस प्रकार के डिस्ट्रेस में आपको फील हुआ? फार्मर्स, अगर आप देखें हमारे फार्मर्स ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, चलिए या फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हमें बहुत ही बूस्ट मिला इन रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, एंड वी आर स्टिल वेरी मच मतलब हमें भी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भी अब सारा पॉपुलेशन जो सर्वाइव कर रहा है, आई वुड से जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। लेकिन उसके साथ साथ ही केमिकल्स, फर्टिलाइज़र और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हमारे जब इंट्रोड्यूस हुई, तो उसके साथ क्या हुआ कि फार्मर्स डिपेंडेंट हो गए कई तरीके से कंपनीज़ में। पहले जो फार्मर्स अपने बीज थे, उनके अपनी खुद की सीड्स थी, वो अब क्या करने लगे, वो मार्केट से उनको लेना पड़ता है। और जब ये हाई यील्डिंग वैरायटीज़ लगाते हैं तो इनके साथ हमें इन पर्टिकुलरली कुछ पेस्टिसाइड्स ऐसे देने पड़ते हैं, तभी जाके वो उतना प्रोडक्शन दे पाएगी। और फिर तो वो ऑर्गेनिक रह नहीं जाता। ऑर्गेनिक भी नहीं रह जाती है। एंड देन फार्मर्स का आप देखिए, कैंसर की अगर आप बात करें, आज राजस्थान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, बीमारियां जो हो रही हैं एग्जैक्टली कैंसर वन ऑफ द हाईएस्ट। आप अगर पंजाब की बात करें हम, they are one of the highest users of chemical fertilizer and pesticide, and also cancer cases. अगर आप देखें, there's a train going on from Punjab to Rajasthan. That train itself is called as cancer train, just because of so much of patients outbound रहता है वहाँ पे every time. तो we can somehow relate to all of these things कि chemical की usage की वजह से farmers life में जो distress आई, हमारे प्रोडक्शन में भी फार्मर्स, अभी देखिए हमारा प्रोडक्शन तो एक, अभी हमारा जो सॉइल है, जो सॉइल की कैपेसिटी थी वो डिग्रेड हो गई है टोटली। सॉइल इज़ मतलब मृत हो गया हमारा सॉइल। सुमित जी, एक चीज़ हमें बताइए कि कब और कैसे आपके माइंड में आया कि
ऐसा कोई गैप एग्जिस्टेंट है जो कि हर चीज़ के डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है और उसको फुलफिल करने से हमारा भला हो सकेगा, तो कब और कैसे ये चीज़ आपके माइंड में आई? नहीं तो व्हेन आई स्टार्टेड वे बैक इन 2014 मैंने फार्म मैकेनाइजेशन से शुरू किया फार्मिंग एग्जैक्टली मतलब मेरे को क्योंकि फार्मिंग में घुसना था तो फार्म मैकेनाइजेशन वाज द फर्स्ट सेक्टर वे आई एंटर्ड फ्रॉम मैंने फार्म मैकेनाइजेशन चूज़ किया देन मैंने एक्सप्लोर किया है वेस्ट बंगाल ईस्टर्न जोन में काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने वी वर हेडिंग न्यू हॉलैंड आपकी ट्रैक्टर कंपनीज़ के साथ हम लोग वेंडरशिप में थे तो ऐसे ही काफ़ी आपके फार्म मैकेनाइजेशन में हम लोग काफ़ी फार्मर्स को सब्सिडीज़ के साथ लिंक करते थे गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ तब गवर्नमेंट भी नई नई सब्सिडीज़ लॉन्च की थी उन्होंने 2013 इज़ द टाइम व्हेन फार्मर्स के लिए एक्चुअली गवर्नमेंट भी कुछ करने लगी थी तो सब्सिडीज़ फार्म मैकेनाइजेशन वगैरह में तो हमने वी स्टार्टेड ब्रिजिंग दैट गैप तो इस बीच में हम मैंने देखा कि फार्मर्स तो सिर्फ ये सब करने से फार्मर्स का या फिर हमारा या फिर ये सोसाइटी एज अ होल का कुछ नहीं होने वाला वी गोना बी स्टक अप हम लोग एक साइकिल में स्टक हो गए हैं वो राउंड एंड राउंड ही चलता रहेगा क्या होता है बेसिकली देखिए हम जब केमिकल्स की इस्तेमाल करते हैं हम जब भी ज़मीन में अपने प्लांट्स के लिए तो प्लांट्स की एक सस्टेन मतलब एक उसका भी 2 साल 3 साल बाद कैपेसिटी मतलब हम जैसे इम्यून हो जाते हैं एक चीज़ को लेके प्लांट्स भी वैसे इम्यून हो जाती हैं तो फिर वो सेम दवाइयाँ वो काम नहीं करना बंद कर देती हैं फिर फार्मर को नई चीज़ नई केमिकल्स फिर नया केमिकल आता है फिर इम्यून हो जाता है तो साइकिल चल रहा है काफ़ी दिनों से अभी 3-4 दशक हो गए ये साइकिल ऑन एंड ऑन है नई नई दवाइयाँ एवरी ईयर इंट्रोड्यूस होनी पड़ती है वाई बिकॉज इम्यूनिटी आ गया है हमारे पेस्ट भी इम्यून हो गए हैं जिसको हम आज पेस्ट की तरह देख रहे हैं वो एक्चुअली वो भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेचर ही हैं दे आर नॉट पेस्ट लेकिन हम उनको पेस्ट की तरह देख रहे हैं आज इसीलिए आप देखिए इतना केमिकल इन्फ्यूजन की वजह से आज हमारा खाने में इतना ज़्यादा केमिकल्स आप 256 या 500 से ज़्यादा केमिकल्स आप यू विल बी फाइंडिंग इन आ नॉर्मल डे टू डे फूड उस जिसकी वजह से क्या हो रहा है हम कंज्यूमर्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ हमारा हेल्थ डाउन हो रहा है आप देखिए डायबिटीज़ कैंसर इज़ ऑन द राइज डायबिटीज 60% डेटा बोलते हैं कि डायबिटीज़ है अभी हमारे इंडिया में सुमित जी, किसी भी फील्ड में अगर हम कार्य करने जा रहे हैं तो उस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है बिना इंटरेस्ट के हम किसी फील्ड में सही तरीके से फंक्शन नहीं कर सकते हैं तो आपने एग्रीकल्चर की तरफ अपने कदम बढ़ाए क्या एग्रीकल्चर में आपको शुरुआत से ही इंटरेस्ट था या फिर आपके ऑन द जर्नी ऑफ पाथ ऑफ लाइफ में पड़ा? नहीं तो मेरा थोड़ा सोचना डिफरेंट है मैं बिलीव भी यही करता हूँ कि हमें अगर कुछ करना है तो इंटरेस्ट तो देखिए वो इज़ ऑन द माइंड अगेन आप जैसा अपना इंटरेस्ट डेवलप करना चाहेंगे यू कैन डेवलप द इंटरेस्ट आप कुछ भी चीज़ पकड़िए पैशनेटली कीजिए उसे इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली रहेगी हमारा तो यही मानना है मैंने वही किया मैंने एग्रीकल्चर को एज अ टास्क लिया तो आप स्टॉक मार्केट्स में काम कर रहे थे एज अ स्टॉक प्रोफेशनल जी एज अ किस तरीके से आपको इधर रुझान आया और कैसे आप इसकी तरफ आगे बढ़े? नहीं तो ये मेरे दिल में हमेशा ये भी था दैट आई डिड नॉट वांटेड टू वर्क फॉर somebody एज अ मेरे को टाइम का भी मेरा था कि आई वांटेड टू कंट्रोल माय ओन टाइम ऑलवेज तो प्लस एग्रीकल्चर वाज समथिंग विच वाज आस्किंग मी टू गो कि एग्रीकल्चर सेक्टर मेरे जब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर्स एवरी डे फार्मर सुसाइड एंड ये एंड वो तो ये एक सेक्टर लगा कि मेरे को नहीं यहाँ पे है ज़रूरत है मेरी किसी ना किसी को तो आगे आना होगा तो मैंने फिर आई टुक माई इनिशिएटिव मेरा पार्ट ऑफ वट एवर आई कुड डू मैंने अपना इनिशिएटिव लिया आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर ऑन द जर्नी फिर सीख ही रहा हूँ अभी भी तक भी सीख ही रहा हूँ इस बीच में मेरे को ये तो डेफिनेटली समझ में आया कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है दैट इज़ नॉट एट ऑल सस्टेनेबल वो सस्टेनेबल नहीं है आज नहीं तो कल हमें ये चेंज करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस जितने जल्दी हम अपने प्रैक्टिसेस को बदलें उतना ही अच्छा है हमारे लिए। शुरुआत कैसे की आपने? शुरुआत मैंने जैसे कि बोला था मैंने मैम फार्म मैकेनाइजेशन से हमने शुरुआत की फार्म मैकेनाइजेशन में मेरे एक चक्रवर्ती एंटरप्राइजेस। और फार्म मैकेनाइजेशन का आइडिया कहाँ से आया? फार्म मैकेनाइजेशन का आइडिया ऐसे आया कि मेरे एक फ्रेंड हैं वो फ्रेंड के ही फादर इन्वॉल्व थे फार्म मैकेनाइजेशन में कैलकाटा में तो व्हेन वी वर जस्ट हैविंग डिस्कशंस कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए एंड देन आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सपोर्ट स्पाइसेस हर्ब्स जो भी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ऑलवेज ऑन डिमांड रहती टू
द यूरोपियन नेशंस या आउट थ्रू द वेस्टर्न कंट्रीज। मेरा हमेशा से फार्म यही मैकेनाइजेशन को अगर आसान शब्दों में समझा जाए जी। तो हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं? फार्म मैकेनाइजेशन को हम आसान तरीके से समझने से आप समझ बेसिकली जो भी हम टूल्स हो गए जो हम हाथ से अभी करते थे या पहले हम डिपेंडेंट थे आपके कैटल में या किसी और फॉर्म में ह्यूमन फोर्स में, उसको कैसे हम मशीन्स के द्वारा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे हम मशीन्स का इंस्टेड यूज़ करके कैसे हम अपने चीज़ों को थोड़ा सा आराम से कर पाएँ, कल्टीवेशन से लेके सारी प्रोसेस फ्लो को। तो यही बेसिक है आपका फार्म मैकेनाइजेशन। इसमें आपके ट्रैक्टर्स हो गए, सीड, इसमें उसके बाद आपके पूरे वैल्यू चेन में इनफैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम प्लाउइंग टू आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट इस दौरान पहले ये क्या था कि हम सारी चीज़ें प्रक्रिया हाथ से ही करते थे या हम डिपेंडेंट थे कैटल में। हमारे पास जो भी कैटल थी आप देखे होंगे चक्की वगैरह, वो कैटल ड्रिवन चक्कीज वगैरह, इन्हीं सब चीज़ों को इंस्टेड ऑफ ह्यूमन एनर्जी हम अभी मोटराइज एनर्जी यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ ह्यूमन एनर्जी आप मोटराइज एनर्जी Exactly. यूज कर रहे हैं फॉर फार्मिंग एग्जैक्टली। एंड फार्मिंग मैकेनिज्म में आप इसको आगे लेकर जा रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि मोटर एनर्जी को यूज करते के साथ साथ ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग इंश्योर कर पाना, ये आप कैसे कर रहे हैं? वही तो हमने स्टार्ट फार्म मैकेनाइजेशन से किया, तो इस बीच में ही मेरे को जो वर्ड आई कुड अंडरस्टैंड वाज कि ये सॉल्व नहीं करने वाली हैं चीज़ें, ये सस्टेनेबल नहीं है। बड़ी बड़ी मशीन्स एंड बड़ी बड़ी ये अल्टीमेटली सस्टेनेबल नहीं है। जिस तरह की हमारा लैंड पैटर्न है, जिस तरह की डाइवर्स कंट्री है हमारी, जिस तरह की डाइवर्स कल्चर है, हमें हम वेस्ट को देख के कॉपी करके हम चीज़ें यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ना ही हमें आपने करनी उसको चाहिए। कैसे चेंज किया या फिर किस हम तरह से सस्टेनेबल फार्मिंग की यस तरफ तो आए? फिर हम मैम ऑर्गेनिक के देन वी फाउंडेड ऑर्गेनिक अफेयर 2016 में हमने इनिशिएट किया ऑर्गेनिक अफेयर को, थिंकिंग कि वी शुड ब्रिंग द राइट प्रैक्टिसेस फॉर ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, फार्मर्स को जागरूक करना, फार्मर्स को सर्टिफिकेशन करवाना, उनकी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाना, उनके प्रोडक्ट्स को राइट मार्केट में प्लेस करना। 2016 से हमारा एजेंडा और हमारा मोटिव यही रहा है अभी तक, तो उसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। अभी हम ट्राइबल बेल्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इंश्योर करना, ये आप कैसे कर पा रहे हैं? तो देखिए बेसिकली तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंश्योर हम नहीं, हमारे फार्मर्स करते हैं। तो हमारी जो फार्मर्स की आर्मी है, वी मेक श्योर कि सारे एथिकली बहुत साउंड है हम लोग, हमारी टीम एथिकली वी आर वेरी साउंड, हमारी कंपनी ही फॉर्म हुई है एथिक्स के ऊपर। तो वी मेक श्योर हमारे वैल्यू चेन में टॉप से लेके बॉटम तक सारे भी एथिकली वेरी साउंड जो हम बोलते गाइड हैं। तो उनको आप ही कर रहे एग्जैक्टली होंगे ना? तो फ्रॉम डे आप ही वन के अंदर हमारी पूरा होगा। कंपनी पूरा ट्रेनिंग से लेके सारी चीज़ें वी गाइड हमारे फार्मर्स को। जैसे कि वैसे हम करते क्या है, हम आइडेंटिफाई करते हैं बेल्ट्स, पहले तो क्रॉप्स डिमांड एंड सप्लाई की डिमांड किस चीज़ का अभी है अंडर दी ऑर्गेनिक वैल्यू चेन या अंडर दी नेचुरल वैल्यू चेन, क्रॉप्स आइडेंटिफाई करना, फिर वो क्रॉप्स कौन से अच्छे जगह कौन सी एरिया में ऑलरेडी उत्पादन अच्छा हो रहा है, फिर वो पर्टिकुलर क्षेत्र को ऑर्गेनिक के अंडर उसको कन्वर्ट करना। तो फार्मर्स बेसिकली अभी हम जो बेल्ट में काम कर रहे हैं आपका मोस्टली नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न जोन ट्राइबल बेल्ट्स, आप देखेंगे कि देखिए ट्राइबल्स लोग को हम हमेशा से ही थोड़ा साइड लाइन में ही, मतलब मेन स्ट्रीम से हम हमेशा साइड लाइन में ही रखा गया है। तो उसके वजह से क्या उनकी इकोनॉमिक्स हमेशा से ही डाउन लाइन ही रही है फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। तो दे हैव नेवर यूज, तो वो यूज़ नहीं कर पाए आज तक केमिकल्स खरीद के कि वो यूज़ करें, क्योंकि उनके पास उतना इनकम का सोर्स ही नहीं था कि वो आज तक खरीद के कुछ और वो अपना फार्मिंग में वो यूज़ कर पाएँ, सारा नेचुरल प्रोसेस। तो इसीलिए आप देखिए जितने भी ट्राइबल बेल्ट्स हैं वो अभी भी वो केमिकल का इस्तेमाल मतलब नियर टू ज़ीरो है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें जो ट्राइबल लोग हैं उनसे तो हमें मिल पा रही है जैसा कि आपका कहना है, लेकिन अगर बात करें नॉर्मल फार्मर्स की या आम एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, तो उनसे हमें कैसे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इंश्योर हो पा रही है आपके स्टार्टअप के माध्यम से? तो हम देखिए पहले तो जो फार्मर इंटरेस्टेड है करने के लिए, पहले तो क्योंकि सबसे पहले आपको खुद इंटरेस्ट होना पड़ेगा ट्रांजिशन। ऐसी बात नहीं है कि फार्मर्स को पता नहीं है, किसान खुद जानता है कि उसकी ज़मीन की आज हालत क्या हो चुकी है। हमारे देखिए पहले जहाँ पे प्रोडक्शन आपका 10 क्विंटल 20 क्विंटल निकलता था, आज वो प्रोडक्शन आधा हो गया उनका। केमिकल्स इनपुट सेम दे रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि वो केमिकल इनपुट्स का कम मात्रा हो गया, वो इनफैक्ट वो तो बढ़ गया लेकिन प्रोडक्शन कम हो गया। आप डेकेड टू डेकेड अगर कंपेयर करेंगे तो फार्मर्स को तो आइडिया है ही कि वो, लेकिन अभी क्योंकि
एक जनरेशन पूरा डिपेंड हो गया था, एक फार्मिंग जनरेशन पूरा ये केमिकल्चर में ही डिपेंडेंट था, और उन्होंने यही देखा है जब से वो बड़े हुए हैं। तो एक नई धारा में उनको उनके माइंडसेट को चेंज करना कि इससे बेहतर एक तकनीक है जिसके ऊपर अगर आप काम करें तो आम लोगों को भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। जी इसके लिए उनको कन्विंस करना और जी। उनसे ये काम करवाना, ये कैसे आपने किया? तो यही हम तो मेन मतलब प्लेन लैंड्स में तो क्योंकि फार्मिंग लैंड भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। देखिए हमारा मेन अप्रोच है कि स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को आप ट्रांजिशन भी आसानी से कर पाएंगे। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हम पहले उनके साथ हम करते हैं काम ट्राइबल बेल्ट्स में ही। अभी तो हमारा मेजर फोकस ट्राइबल बेल्ट्स ही है। इसके अलावा बड़े फार्मर्स के साथ देखिए दिक्कत क्या है, बड़े फार्मर को भी 10-20 एकड़ का जहाँ उनके पास एक लैंड का एकरेज रहता है, वो पूरे लैंड का आप कंप्लीटली ट्रांजिशन करेंगे ऑर्गेनिक में तो वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक के 1-2 साल कुछ मात्रा तक प्रोडक्शन नीचे आ जाती है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड के जी दौरान, ट्रांजिशन पीरियड के दौरान और तो वो उतना लॉस लेना नहीं चाहेंगे। फर्स्ट ईयर कोई लेना नहीं, कुछ तो क्या करते हैं, कुछ अभी बड़े फार्मर जैसे हैं राजस्थान, एमपी, आंध्र प्रदेश, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इतना अभियान चलाया हुआ है अभी, तो फार्मर्स हैं जो कर रहे हैं कन्वर्ट अपने आप को। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग पहले 10 एकड़ में 1 एकड़ 2 एकड़ कुछ से शुरुआत कर रहे हैं, एंड देन स्लोली दे आर गेटिंग इनटू फुल पैच ऑफ लैंड। लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या है कि फार्मर्स को एग्जैक्टली मतलब लार्ज स्केल में इनपुट्स नहीं मिल पा रही हैं, जो एक्चुअल इनपुट्स उनको। क्या कारण लगता है इसको आपका, इसके लिए? विजिबिलिटी नहीं है ऑर्गेनिक इनपुट्स की मार्केट में, जिस हिसाब से केमिकल का है। अभी आपने बताया कि सरकार बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स और जी। स्कीम्स चला रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट जी। करने के लिए, पर ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनकी अवेयरनेस उन फार्मर्स तक पहुंच नहीं पा रही है। तो सही क्या कारण मायने लगता में- है आपको, और किस तरीके से इस गैप को आप फिल कर पा रहे हैं? तो हमारी कंपनी तो देखिए यही, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं आपके मेघालय में। फार्मर्स लोगों को हम लोग ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से लेके, तो हमारा मेन हम हाउ वी वर्क इज़, हम लोग फार्मर्स ग्रुप फॉर्म करते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इनकी हम लोग सारी ट्रेनिंग से लेके सारा सर्टिफिकेशन एस्पेक्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सी सीड्स लगानी है, ये सारा एस्पेक्ट्स हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं, एंड देन वो प्रोड्यूस को हम लोग मार्केट में भी प्लेस करते हैं। तो दिस सिंस 2020 हमने अपने आप को अंडर प्राइवेट लिमिटेड हमने रजिस्टर किया अपने आप को। रेवेन्यू जनरेशन आपका किस प्रकार से हो पाता है इस पूरे कंसेप्ट में? तो रेवेन्यू जनरेशन हमारा पूरे कॉन्सेप्ट में इज ओनली थ्रू सेल्स ऑफ एंड प्रोड्यूस। तो जो फार्मर प्रोड्यूस उगाएगा उसमें से हमारा जो प्रोसेस करके हमें जो हर एक वैल्यू चेन में बटा हुआ है, जैसे कि हमारे फार्मर्स सेट ऑफ फार्मर्स हैं, वो उगाते हैं, ये सेट ऑफ फार्मर्स फिर एक प्रोसेसिंग हाउस को देते हैं, ये प्रोसेसिंग हाउस फिर हमें देता है प्रोसेस करके। तो ये हम चाहते थे तो हम खुद भी कर सकते थे प्रोसेसिंग अपने हैंड में, लेकिन वी वांटेड टू पास इट ऑन टू द वैल्यू चेन। द मोर, जैसे कि हमने जब शुरू किया था तो 2 किलो से हमने शुरू किया था लाकाडोंग। लाकाडोंग एक वैरायटी है मेघालय की हल्दी, 2020 में कोरोना के टाइम्स में। तो नाउ यू नो ईयर ऑन ईयर, पहले जहाँ से हम जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो हमारे लिए प्रोसेसिंग करती है, पहले साल उन्होंने हमारे लिए करीबन 2 टन पाउडर प्रोसेस किया था। सेकेंड ईयर इट वेंट टू 6 टन। दिस ईयर अभी वी आर एट 10-12 टन्स ऑफ पाउडर। तो ये सारे बेनिफिट्स इज गोइंग डाउन टू दैट पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वो चला रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही आपने प्रोसेसिंग के लिए क्यों चुना? कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही हमने चुना ताकि ये पूरा एक हम ये सस्टेनेबल वैल्यू चेन बना पाएँ। एक देखिए आप एक एनवायरनमेंट को जब तक स्केल नहीं कर पाएंगे, जब तक वो सेल्फ सस्टेनेबल ना हो, ऐसे में क्या हो रही है अभी हमारे फार्मर्स वहीं पे हैं, उसी ब्लॉक में, उसी आसपास के एरिया में हमारे फार्मर्स हैं। कलेक्टर्स इन फार्मर्स लोग से कलेक्ट करते हैं, ये कलेक्टर फिर इनको देते हैं जो प्रोसेसिंग हाउस से जस्ट आसपास के विलेज में ही है उनके। तो हमारा ट्रांजिशन जो लॉस होता है ऑन ट्रांसपोर्ट या जो भी ट्रांजिशन लॉस वगैरह होती है, वो आपके मिनिमम चेक्स में हम लोग रख रहे हैं, दैट केम डाउन टू मिनिमम। प्लस हमारा ये भी है, देखिए कार्बन फुटप्रिंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी कंपनी इसमें बहुत मायने रखते हैं, मतलब जोर देती है कार्बन फुटप्रिंट्स में भी।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट एज मिनिमम हो एज पॉसिबल। सस्टेनेबल वैल्यू चेन एक एनवायरनमेंट जी। में डेवलप करने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? मुख्य मुद्दे मेन मोटिव तो यही था मैडम कि हम लोग वी गो ऑन फॉर लॉन्ग। कुछ भी चीज़ तभी टिकेगी जब वो सस्टेनेबल हो। एनीथिंग वुड लास्ट लॉन्ग जब वो सस्टेनेबली हो। तो हमारा मेन वो यही था कि हम कुछ भी करें तो वो सस्टेनेबली के इर्द गिर्द ही करें। हमारा प्रोडक्शन से लेके आपका प्रोसेसिंग से लेके प्लेसमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। तो हम देखिए बायर्स भी हमारे वैसे ही हम चूज़ करते हैं जो सस्टेनेबल हु आर रेडी टू पे, और जो सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट में बिलीव करते हैं। जो मंडी सिस्टम, चलिए मंडी तो हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं यस, लेकिन मंडी कई मायनों में फार्मर्स को कई बार राइट प्राइस नहीं दे पाते, एक्सप्लॉइट भी करती है। आई एम नॉट सेइंग नेग्लेक्टिंग मंडी, मंडी तो चाहिए हमें। मंडी के बिना पूरा मतलब ये सिस्टम ही डिमोलिश हो जाएगा। लेकिन हमें एक सस्टेनेबल MSP जैसे गवर्नमेंट अभी लॉन्च कर रही है, विच वेरी कमेंडेबल। MSPs वगैरह के वजह से फार्मर्स को एटलीस्ट एक आइडिया तो मिला कि हाँ इस प्राइस मिल सकती है हमें एटलीस्ट, भले ही उसको कई बार नहीं मिले वो प्राइस। तो कई बार ऐसा भी तो हो सकता है ना सुमित जी कि एक ही मंडी में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी बिक रहा है और जो नॉर्मल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो भी बिक रहा है। तो लोगों का उसके बीच डिफरेंशिएट कर पाना कि हाँ ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, ये अवेयरनेस किस प्रकार से आप इंश्योर कर रहे हैं? नहीं तो हमारा तो देखिए जो हमारी प्रोड्यूस है वो हम नॉर्मल मंडी में तो प्लेस नहीं कर पाते, ना ही तो हमारे उसके लिए मार्केट अलग से आपने क्रिएट किया है? अलग कैसे, से किस क्रिएट तरीके किया है। से? तो हमारे अपने B2B बायर्स हैं, कुछ सेट ऑफ कंपनीज हैं जो हमसे लेती हैं, उनका फिक्स्ड रिक्वायरमेंट है ईयर ऑन ईयर का। तो बिफोर सीज़न हमें सब अंडरस्टैंडिंग रह जाती है कि ओके इनको इतना सप्लाई करना है, तो वो एक है। प्लस स्मॉल रिटेल हाउसेस हैं जिनको, तो हमारा वो एक सस्टेनेबल एस्पेक्ट है जो ट्रांसपेरेंटली हमारा सारा है। हमारे फार्मर्स को पता है हम कहाँ माल सप्लाई कर रहे हैं या हमारी प्रोड्यूस कहाँ जा रही है, उनका उगाया हुआ प्रोड्यूस कहाँ जा रहा है, एंड एग्जैक्टली हमारे बायर्स को भी पता है कि उनके पास ये प्रोड्यूस कहाँ से आई है। तो आप B2B में फंक्शन कर रहे हैं, अभी B2B में फंक्शन। फिजिकल मार्केट आपने नहीं ऐसा कोई एज सच क्रिएट कर रखा है अपने स्टार्टअप को आइडेंटिफाई कराने के लिए? अभी एज ऑफ नाउ फिजिकली हम लोग प्रेजेंट नहीं है। हमारी स्टोर लेकिन रांची में जल्दी आ जाएगी, मित्रा मार्केट में ट्राइंग टू कम अप विद अ स्टोर। और हमने D2C का भी फॉर्मेट अभी जस्ट लॉन्च किया है। तो जस्ट अक्टूबर में वी लॉन्च अराउंड स्पाइसेस एंड हर्ब्स के अराउंड। इनफैक्ट अभी खादी मेला में भी हमने शोकेस किया हुआ है अपने प्रोडक्ट्स रांची में। तो इसमें बेसिक मसाले देखिए, सबसे एडल्टरेटेड हमारे किचन में अभी कुछ है तो वो है स्पाइसेस, क्योंकि सबसे आसान है उसको एडल्टरेट। इसीलिए आजकल उसी के कारण अन्य बीमारियां हमें घेर रही हैं। एग्जैक्टली। तो चिली पाउडर आप देखिए, कई बार आप देखेंगे न्यूज़ में भी देखते होंगे आप कि कुछ ये मिल गया वो मिल गया, लेड का कंटेंट हाई है। तो ये सब में कोई चेक्स नहीं रखा गया, मतलब पॉसिबल भी नहीं है। हमारा जिस हिसाब से हमारा द वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री इतना वास्ट है, तो ऑफ कोर्स अभी काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं एंड खाने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि टेस्ट ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में मसाले यूज़ कर रहे हैं उसके बाद कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। हम अभी मसालों में स्पेसिफिकली न्यूज़ में आप देखे होंगे काफ़ी बार ये चर्चा हुई है। तो हमने टारगेट वही किया कि हम पहले तो अपने कंज्यूमर्स को मसाला से शुरू करते हैं। पहले उनको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मसाला जो जहाँ पे होती है वो प्रोवाइड करा पाएँ। अभी आप D2C पैक्स में हमारे देखेंगे जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर पैक्स हैं वो फार्मर्स के QR कोड से लैस हैं। तो आप उसमें अगर स्कैन करेंगे तो वो फार्मर कौन सा किसान है वो भी दिख जाएगा। तो इस तरह की ट्रेसेबिलिटी हम लाना चाह रहे हैं। तो ये इसके पीछे आपका क्या मोटिव रहा था कि प्रोडक्ट्स पे एक QR स्कैनर रखना कि जिसको कोई भी कस्टमर अगर स्कैन करेगा तो कौन सा फार्मर है ये भी उसको दिख जाएगा? इसके पीछे का क्या मोटिव था? तो इसके पीछे का मोटिव है ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी से ट्रांसपेरेंसी आती है और ट्रस्ट बढ़ता है। T हमें ये तीनों ही चाहिए कंज्यूमर से। देखिए आज की डेट में ट्रस्ट ही मेन थिंग है। अगर कंज्यूमर ट्रस्ट करेगा, फार्मर ट्रस्ट करेगा किसी भी कंपनी के ऊपर, या कंज्यूमर ट्रस्ट करेगा किसी भी कंपनी के ऊपर, तभी जाके हम वो एक सस्टेनेबल लॉन्ग टाइम वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट को सक्सेसफुली आप क्रिएट कर रहे हैं फिलहाल, और इसी क्रम में आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट से जोड़े रखा है, या कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक इनकम मिल पा रही है?
फार्मर्स बेस की अगर बात करें तो मैडम अभी हमारे अंडर 2-3 हज़ार फार्मर्स हैं जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हैं, जिनसे हम माल अभी प्रोक्योर करते हैं एंड और अभी है अंडर प्रोसेस। इसके अलावा हमारा मेन यही है, देखिए हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम तो खुद भी हैं एक एंटरप्रेन्योर, बट हमारे अंडर भी हम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि जितना जॉब और जितना ज़्यादा हो सके रूरल सेक्टर में या जहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है, जहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, वहाँ पे जितना ज़्यादा वैल्यू चेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू वहीं पे उनको मिलनी चाहिए, जबकि वो उल्टा है आज की डेट में। आप देखिए जहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो चीज़ जा रही है कहीं और, प्रोसेस हो रही है, वो फिर ट्रेडर कहीं और ले रहा है और ट्रेड कहीं और कर रहा है, तो इस चीज़ में लॉस ऑफ वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको जहाँ मिलना चाहिए मैक्सिमम वो नहीं हो पा रहा है। वे फॉरवर्ड नेक्स्ट आपका विजन क्या है, और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट के लिए आपने यूरोपियन विंग को या यूरोपियन कंट्री को क्यों चुना? यूरोपियन कंट्रीज़ को हमने इसलिए चुना बिकॉज दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग सोसाइटीज़ ओके। एंड अगर हम आउटरीच सबसे ज़्यादा वैल्यू वहीं से मिल पा सबसे रही ज़्यादा है। वैल्यू अगर ऑर्गेनिक की डिमांड्स की बात करें तो अमेरिका एंड यूरोप इज़ द हाईएस्ट बायर्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड अभी एज ऑफ नाउ। एंड यूरोपियन वे फॉरवर्ड विजन आपका? हमारा वे फॉरवर्ड विजन यही है मैडम कि वी आर एबल टू पुट द प्रोड्यूस ऑफ आवर फार्मर्स इन द एक्सपोर्ट मार्केट, गिव द राइट प्राइस टू आवर फार्मर्स एंड बिकम अ ग्लोबल ब्रांड, ताकि वी एंश्योर कि जो कस्टमर्स या जो कंपनीज हमसे जुड़ती हैं वो ट्रस्ट, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे साथ और काम कर मैक्स टू सकें मैक्स वैल्यू मिल सके और मैक्सिमम वैल्यू मिले सभी को, फार्मर्स को भी, सुमित जी, consumers आप को हमारे भी। कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।